So derived properties of powder. So we have seen that this particle size and particle diameter, these are the fundamental properties. फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, किसको बोलेंगे, पार्टिकल साइज और पार्टिकल डायमीटर. क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल साइज इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल का नेचर है, उसका जो नेचर है उसके वर्च्यू के ऊपर बेसिस है पार्टिकल साइज एंड डायमीटर. दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. बट वॉल्यूम, पार्टिकल वॉल्यूम, डेंसिटी, पोरोसिटी, they are known as the derived properties of powder or derived properties of particle. These influence of derived properties of powder like porosity, bulk density, okay, they will affect a different operations in the pharmaceuticals. Like porosity will affect the dissolution, and bulk density will affect the selection criteria while formulating the drug, and flow properties also affect the uniformity of dosage. फ्लो प्रॉपर्टी. सो पोरोसिटी विल अफेक्ट द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग. अगर कोई ज़्यादा पोरस मटेरियल है तो उसमें वाइड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा लगेगा. बल्क डेंसिटी अगर किसी का ज़्यादा है और मिक्सिंग के लिए आपको नियर अबाउट का ही बल्क डेंसिटी हो रही है, बल्क डेंसिटी विल अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ कंटेनर फॉर फॉर्मुलेशन. अगर बल्कनेस उसका ज़्यादा है तो अगर आपने प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया तो फट जाएगा. सो बल्क डेंसिटी ऑल्सो अफेक्ट द selection of container. Then flow properties will affect the uniformity of dosage. So first of all, what do you mean by density? What do you mean by density? So density क्या होता है? Density मतलब क्या होता है? किसी का भी density क्या है? So mass upon volume, m divided by v. Mass upon volume. किसी का भी density निकालना है आपको तो mass upon volume ये formula है. So if you want to calculate the density of anything, so mass upon volume will be the formula. So density is nothing but the mass per unit volume. That is nothing but the density. There are different kind of densities. We'll see it. So what is meant by true density? What is meant by true density? True density is nothing but the weight of powder divided by true volume of powder. True volume of powder. तो वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे बल्क वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम, टैप्ड वॉल्यूम. बल्क वॉल्यूम मतलब क्या है? बल्क वॉल्यूम मतलब जैसे आपने पाउडर लिया उसका वॉल्यूम मेजर किया तो मेजरिंग सिलेंडर जो होता है उसमें मान लीजिए कि आपने 5 ग्राम पाउडर लिया उसमें डाला और वो मेजर किया ग्रेजुएटेड सिलेंडर में तो उसका हाइट आ गया मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर. 5 डिवाइड बाई 7 उसका आएगा आपका डेंसिटी. तो वो डेंसिटी रहेगा बल्क डेंसिटी. अगर वही आपने पाउडर 5 ग्राम पाउडर मेजरिंग सिलेंडर में डाला और डालने के बाद में उसको टैपिंग किया 10 टाइम्स या 15 टाइम्स तो उसमें जो वाइट स्पेस था इंटर पार्टिकुलर स्पेस वो क्या होगा, अभी कम होगा. सो दैट वॉल्यूम इज नोन एज ट्रू वॉल्यूम. सो बल्क वॉल्यूम मीन्स व्हाट? बल्क वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ पाउडर एज इट इज. वॉल्यूम ऑफ पाउडर इंक्लूडिंग वाइड वॉल्यूम्स एंड इंटर पार्टिकुलर स्पेस. ट्रू वॉल्यूम मीन्स व्हाट? ट्रू वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ पाउडर विदाउट वाइड वॉल्यूम. दैट इज नोन एज ट्रू वॉल्यूम. So true density means what? Weight of powder divided by true volume of powder. Bulk density means what? Weight of powder divided by bulk volume. Okay, likewise that. True density means what? Mass per unit volume. Mass divided by volume. Now true density means weight of powder divided by true volume of powder. Now it is determined by or it is measured by हीलियम और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो डेंसिटी मेजर करने के लिए एक एपरेटस होता है उसको बोलते हैं अपन साइक्रोमीटर. ओके, साइक्रोमीटर. रिमेंबर डेंसिटी इज मेजर्ड बाय वन एपरेटस नोन एज साइक्रोमीटर. नाउ ट्रू डेंसिटी इज मेजर्ड बाय दिस हीलियम और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड. ओके, तो लिक्विड नाइट्रोजन और हीलियम जो है वो क्या करेगा, जो भी वाइड वॉल्यूम है जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वहाँ पे जाके बैठेगा. सो कितना वॉल्यूम हीलियम का या फिर नाइट्रोजन का लगा तो उसके बेसिस पे आप वाइड वॉल्यूम मेजर कर सकते हो. एंड वंस यू गॉट अ वाइड वॉल्यूम यू कैन माइनस दैट वॉल्यूम फ्रॉम बल्क वॉल्यूम एंड यू विल गेट अ ट्रू वॉल्यूम. सो ट्रू डेंसिटी इज मेजर्ड बाय, इट इज डिटरमाइंड बाय हीलियम और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड बाय यूजिंग साइक्रोमीटर और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड. यहाँ पे हीलियम नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हो गैस, या फिर आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो जैसे वाटर एंड इथाइल अल्कोहल. सो यहाँ पे याद रखो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू डेंसिटी इज मेजर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग: हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड, ओके, नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, liquid displacement method like water and alcohol,
सो दीज आर द मेथड्स टू मेजर द ट्रू डेंसिटी। ओके, रिमेंबर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ ग्रेन्युलर डेंसिटी, नेक्स्ट वन इज अ ग्रेन्युलर डेंसिटी। तो ग्रेन्युलर डेंसिटी क्या होता है, जैसे आपने टैबलेट बनाने के लिए ग्रैन्यूल्स बनाए, सो ग्रैन्यूल्स में क्या होता है कि बिटवीन टू ग्रैन्यूल्स, उसके बिटवीन टू ग्रैन्यूल्स उसके बीच में स्पेस रह जाता है, उसको बोलते हैं इंटर ग्रैनुलर स्पेस। सो ग्रैनुलर डेंसिटी क्या होता है, सो ग्रैनुलर डेंसिटी इज नथिंग बट द वेट ऑफ ग्रैनुल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्रैनुल। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 5 ग्राम ग्रैनुल्स है, तो 5 ग्राम ग्रैनुल्स है, तो वो 5 ग्राम ग्रैनुल्स आप मेजरिंग सिलेंडर में डालो, उसका वॉल्यूम चेक करो कितना है ml में, तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ओके, नाउ दैट इज नथिंग बट द ग्रैनुलर डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ ग्रैनुल्स इज नथिंग बट द ग्रैनुलर डेंसिटी एंड इट इज मेजर्ड बाय मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। इट इज मेजर्ड बाय मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो ग्रैनुलर डेंसिटी इज मेजर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, याद रखो। नाउ बल्क डेंसिटी मीन्स व्हाट, बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी मीन्स मास ऑफ पाउडर डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम। मैंने बोला है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक टाल्कम पाउडर लिया 5 ग्राम, उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला, तो उसका आ गया ml में कुछ 7 ml, तो 5 डिवाइड बाय 7 दैट विल गिव यू बल्क डेंसिटी। आपने कुछ टैपिंग वगैरह नहीं किया हुआ, यू हैव नॉट रिमूव्ड एनी काइंड ऑफ वॉइड वॉल्यूम और एनी काइंड ऑफ इंटरपर्टिकुलर स्पेस। सो bulk density is mass of powder divided by bulk volume, and bulk volume itself is a true volume plus void volume. On the basis of bulk density, the powders may be classified as a two type, light powder and heavy powder. Normally क्या होता है कि जिसका bulk density कम है उसको बोलते हैं light powder, and जिसका bulk density ज़्यादा है उसको बोलते हैं heavy powder. So light powder means powder having low bulk density. याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. And heavy powder means powder having हाई बल्क डेंसिटी। लो बल्क डेंसिटी मतलब क्या, किसी का बल्क डेंसिटी कम कब हो सकता है, जिसका बल्क वॉल्यूम कम हो। जिसका बल्क वॉल्यूम कम है तो उसको बल्क डेंसिटी कम रहेगा, जिसका बल्क वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसका बल्क वॉल्यूम ज़्यादा है उसका बल्क डेंसिटी कम रहेगा, जिसका बल्क वॉल्यूम कम है उसका बल्क डेंसिटी। सो लाइट पाउडर मीन्स व्हाट, हाई बल्क वॉल्यूम एंड लो बल्क डेंसिटी। लाइट पाउडर मीन्स क्या, आपने सुना होगा लाइट के वॉल्यूम, हेवी के वॉल्यूम। लाइट के वॉल्यूम किसको बोलते हैं, क्योंकि उसका बल्क डेंसिटी कम होता है। बल्क डेंसिटी कब कम होगा, जब उसका बल्क वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। सो लाइट पाउडर मीन्स हाई बल्क वॉल्यूम एंड लो बल्क डेंसिटी। हेवी पाउडर मीन्स लो बल्क वॉल्यूम एंड हाई बल्क डेंसिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो व्हाट डू मीन बाय लाइट पाउडर, ए लाइट पाउडर मीन्स व्हाट, पाउडर हैविंग लो बल्क डेंसिटी। हेवी पाउडर मीन्स व्हाट, हेवी पाउडर मीन्स पाउडर हैविंग हाई बल्क डेंसिटी। लाइक वाइज दैट। तो यहाँ पे याद रखो, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नाउ बल्क डेंसिटी इज यूज्ड टू चेक द यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी ऑफ केमिकल्स। ओके, सिलेक्शन दिस बल्क डेंसिटी इज आल्सो यूजफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ एम्प्टी कैप्सूल। मान लीजिए आपका जो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में जो ब्लेंड है, आपका जो फाइनल ब्लेंड API वगैरह यूज़ करके, API है, डाइल्यूएंट है, सब बना के ब्लेंड बन गया और उसका बल्क डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको कैप्सूल साइज कौन सा है और कितना ml का कैप्सूल यूज़ करना है वो डिसाइड करें। क्योंकि अगर आपने बहुत ही थिन कैप्सूल यूज़ किया तो पाउडर बाहर निकल के जाए, उसके लिए। ओके, सो सिलेक्शन ऑफ एम्प्टी कैप्सूल आल्सो डन यूजिंग द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल। लोअर विल बी द बल्क वॉल्यूम, lower will be the bulk volume, higher will be the bulk density, and bigger will be the size. Lower will be the bulk volume, higher will be the bulk density. Higher will be bulk density, and bigger size of capsule will be. Now next one is a porosity. Definition बहुत important है। porosity कितना porous है, porosity is nothing but it is denoted by epsilon. Density is denoted by rho. Okay, porosity is denoted by epsilon. Now what is meant by porosity? Porosity is equal to wide volume divided by bulk volume. Wide volume divided by bulk volume. तो wide volume मतलब क्या है? Wide volume मतलब इंटर पार्टिकुलर स्पेस, दो पार्टिकल के बीच में जो एयर स्पेस है उसको बोलेंगे वाइड वॉल्यूम। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसको बोलेंगे वाइड वॉल्यूम। सो पोरोसिटी इज नथिंग बट द वाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम। जिसका पोरोसिटी ज़्यादा होता है उसका बल्क वॉल्यूम कम होता है, वाइड वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जिसका पोरोसिटी कम होता है, कोई मटेरियल अगर पोरस कम है, कम पोरस है, तो उसका वाइड वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम क्या है, उसका ज़्यादा है, वाइड वॉल्यूम कम है। सो मोर पोरस मटेरियल मीन्स
more wide volume, less bulk volume. Less porous material means less wide volume, more bulk volume. So you can see the porosity can be calculated by using this. Porosity is the bulk volume minus true volume divided by bulk volume. True volume means what? Volume of powder itself. True volume क्या है? Volume of powder itself. मतलब without any inter particular spaces. अब ग्रैन्युल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ पोर्स एंड क्रीवाइसेस और कैविटीज. सो दैट इज नोन एज अ वाइड वॉल्यूम. सो ग्रैन्युल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस वाइड वॉल्यूम. ठीक है. एंड ट्रू वॉल्यूम मीन्स सिर्फ वाइड ऑफ ट्रू वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ ओनली. सो पोरोसिटी में क्या आता है? वाइड वॉल्यूम. जिसका ज़्यादा है वो मटेरियल ज़्यादा पोरस है. नाउ बल्क वॉल्यूम मीन्स व्हाट? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस वॉल्यूम ऑफ इंट्रा पार्टिकुलर स्पेसिस प्लस वॉल्यूम ऑफ इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस. सो बल्क वॉल्यूम जो है उसको क्या बोलेंगे? बल्क वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस इंट्रा पार्टिकुलर स्पेसिस प्लस इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस. मतलब ठीक है, यहाँ पे बल्क वॉल्यूम मतलब जो ट्रू वॉल्यूम है प्लस इंट्रा पार्टिकुलर स्पेसिस प्लस वाइड, दैट इज नोन एज बल्क वॉल्यूम. Now flow properties of powder. Okay, flow properties of powder is affected. Flow properties of powder is affected by frictional forces between the particles. Particle के बीच में friction है. There is a frictional force between two particles. So that particle will not flow properly. So those particles or those powder having more interparticular attraction. So that powder will not move properly. Suppose that you are formulating a tablet. और हॉपर जो है टैबलेटिंग मशीन का, वहाँ से डाई कैविटी में क्या है? पाउडर आना है वहाँ से. लेकिन वो पाउडर क्या है? कोहेसिव है या फिर वो उसमें इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्सेस ज़्यादा है, तो वो पाउडर जल्दी मूव नहीं करेगा. तो उससे क्या होगा कि आपका डोसेज यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगा. सो फ्लो प्रॉपर्टीज इज अफेक्टेड बाय और फ्लो प्रॉपर्टीज क्लोजली रिलेटेड टू फ्लो प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल. जिसका ज़्यादा फ्रिक्शनल ठीक है, तो जिसका ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहेगा उसका फ्लो कम रहेगा. जितना इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा फ्लो कम रहेगा. नाउ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर मेजर्ड बाय डिफरेंट वे. फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज इज नथिंग बट द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सरफेस ऑफ पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन. आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आपके लैब में एंगल ऑफ रिपोज. जैसे ये असेंबली ऐसा रखते हो आप, तो ये असेंबली यहाँ पे जो फनेल है ग्लास फनेल, इसमें क्या करते हो आप? ग्लास फनेल अटैच करते हो, नीचे एक पेपर रखते हो. यहाँ नीचे क्या करते हो आप? यहाँ पे पेपर रखते हो. और इसमें जो ग्लास फनेल है उसमें क्या करते हो? पाउडर आप यहाँ पे पोर करते हो. वो पाउडर नीचे आके क्या बनाता है? एक पाइल बनाता है. पाइल बनाता है. और वो पाइल का आप पाउडर का आप क्या करते हो? हाइट मेजर करते हो और उसका डायमीटर मेजर करते हो एंड आप एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करते हो. So angle of repose is nothing but the maximum angle possible between surface of pile of powder and the horizontal plane. So it is given by tan theta is equal to h divided by r. What is h? H is nothing but the height of pile, and what is r? R is nothing but the diameter or radius of the base of pile. जो base है उसका radius, and theta is nothing but the angle of repose. So वो angle of repose है. Okay. Now decrease in the particle size leads to higher angle of repose. अगर पार्टिकल साइज कम करेंगे तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? बढ़ जाएगा. डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज लीड्स टू इंक्रीज इन द एंगल ऑफ रिपोज. लुब्रिकेंट्स, जो लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, लुब्रिकेंट एट लो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द एंगल ऑफ रिपोज एंड लुब्रिकेंट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिपोज. सो फाइन पार्टिकल एडेड, दैट फाइन्स मीन्स hundreds of particles added to a powder will increase the angle of repose. Now next determination of flow property is a Carr's index. Carr's index. So Carr's index is also known as a Carr's consolidation index. It is also known as a compressibility index. इसको compressibility index भी बोलते हैं. Now Carr's index is equal to tapped density. फॉर्मूला याद रखो उसका. Tapped density minus pore density divided by tapped density into 100. ये उसका फॉर्मूला है Carr's index. Okay. All these things are very important. Okay. Now we'll see the next point. Now particles, again micrometrics. वही particles are determined. Okay, particle diameter is expressed in the form of equivalent of sphere which result from the size of particle. तो वही ना, projected area diameter होगा, Stokes diameter
मतलब सेडिमेंटेशन में स्टोक्स डायमीटर होता है। प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर किसमें होता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में होता है। नाउ हियर इज अ टेबल एग्जांपल्स ऑफ सम formulation their particle size, approximate particle size. So suspension and fine emulsion will have particle size of 5 to 10 micrometer. Coarse emulsion, flocculated suspension, upper limit for subsive range, that is 10 to 50 micron. Lower limit range for fine powder. Lower limit fine powder कितना होता है? 5 to 50 to 100 micron. तो उसका अप्रोक्सीमेट सीव साइज क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए 325 140. कोर्स पाउडर जो होता है उसका रेंज क्या होता है? 150 to 1000 माइक्रॉन. उसका सीव रेंज क्या है? 118. एवरेज ग्रैनुल साइज, ग्रैनुल जो होते हैं उसका साइज एवरेज क्या होता है? 1000 to 3360 माइक्रॉन. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ ये टेबल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. ओके, सो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन. पार्टिकल साइज मेजरमेंट रेंज, कौन से मेथड से कितने पार्टिकल साइज रेंज में मेजर कर सकते हो, उसका स्पेशल कमेंट यहाँ पे मैंने दिया है. फर्स्ट वन इज अ माइक्रोस्कोपी. पार्टिकल साइज मेजरमेंट बाय माइक्रोस्कोपी. यू कैन मेजर द पार्टिकल साइज इन अ रेंज ऑफ 0.2 to 100 माइक्रोमीटर. याद रखो 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. सो इन दिस केस यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यू कैन मेजर different kind of diameters like Barrett diameter, Martin diameter, projected area diameter. These are the measurement involved. So what is the disadvantage of optical microscopy? Diameter obtained in the optical microscopy is a 2 dimension. और उसके बाद में you can measure the particle size range in a range of 0.01 0.1 micron, 0.001 to 0.1 micron by using this transition electron microscope. ये हो गया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप 0.2 to 100 माइक्रोमीटर का पार्टिकल मेजर कर सकते हो पार्टिकल साइज. लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप 0.001 to 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब लोएस्ट पार्टिकल साइज यू कैन मेजर बाय यूजिंग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देयर इज अनदर माइक्रोस्कोप नोन एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड यू कैन मेजर पार्टिकल साइज इन रेंज ऑफ 0.01 to 1000 माइक्रोन. Okay, and by using light microscope you can measure a particle size in the range of 1 to 1000 micron, जैसे यहाँ पे लिखा है. Then sieve analysis by using sieving method. Okay, particle size measurement by using sieve method. So you can measure the particle size in a range of 50 to 1500 micron by using sieve. Now if the sieves are photo etched, मतलब जैसे लेज़र बीम से कोई सीव बनाया है बाय फोटो इचिंग प्रोसेस, सो यू कैन गेट अ लोअर पार्टिकल साइज. यू कैन मेजर लोअर पार्टिकल साइज 5 to 95 माइक्रॉन. यू कैन मेजर 5 to 95 माइक्रॉन बाय यूजिंग फोटो इच्ड सीव्स. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. नाउ इट इज़ यूज फॉर द ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स. सीविंग मेथड इज यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, मतलब कौन सा फाइन है, कौन सा कोर्स है, कौन सा वेरी फाइन है, ऐसा. नाउ थर्ड मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज इज सेडिमेंटेशन मेथड. You can measure particle size in a range of 0.1 to 300 micron. So in this sedimentation method, Stokes law is involved. इसका equation मैंने बोला था आपको. And Anderson pipette method also method based upon the sedimentation method. इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन. तो इसमें 10 ml का पिपेट होता है, 550 ml का फेसल होता है. And analysis for analysis 1 to 2% suspension is used. Temperature range क्या है? 10 to 14. And Stokes diameter is measured. ये क्या था क्वेश्चन, इसके ऊपर 100% आता है. नेक्स्ट इज अ कल्टर काउंटर मेथड. कल्टर काउंटर मेथड और इट इज नोन एज अ कंडक्टिविटी मेथड. कल्टर काउंटर मेथड और कंडक्टिविटी मेथड एंड यू कैन मेजर द पार्टिकल साइज इन अ रेंज ऑफ 0.5 to 500 माइक्रॉन बाय कल्टर काउंटर मेथड. ओके, नाउ इन दिस व्हेन अ पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ कंडक्टिंग लिक्विड. कंडक्टिंग लिक्विड कौन यूज है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड का लिक्विड. पासेस थ्रू ए स्मॉल ओरिफिस ऑन आई. ओके, एक छोटा सा ओपनिंग होता है, ओरिफिस बोलते हैं उसको, वहाँ से पास जब होता है एंड उसके पास के अदर साइड ऑफ दिस ओपनिंग इज अटैच्ड विद द इलेक्ट्रोड. ओके, नाउ चेंज इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन पार्टिकल विल कम आउट फ्रॉम द ओपनिंग इज मेजर्ड. नाउ इंस्ट्रूमेंट, कल्टर काउंटर मेथड इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग 4000 पार्टिकल पर सेकंड. ये क्या याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. In this case conductive method equivalent volume diameter is measured. Now ये थे पार्टिकल, पहले थे पार्टिकल साइज मेजरमेंट. ओके,
नाउ ये पार्टिकल कल्टर काउंटर मेथड जो है पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट की, प्रीवियस वाले थे पार्टिकल साइज मेजरमेंट, जैसे आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, देन कंडक्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, देन sieving and then sedimentation. These three process they used only particle size analysis. They are used for particle size, measuring the particle size. Optical microscopy particle size, उसके बाद sedimentation particle size, उसके बाद sieving method particle size. लेकिन कल्टर काउंटर मेथड जो है it can measure particle size as well as particle volume. Now measurement of particle surface area, particle surface area measurement, तो उसमें आता है आपका adsorption method. So you can measure the particle size in a range of particle size area in a range of 0.1 to 2000 meter per length. Now in this equation, Bate equation is there. Pinat, Brunier, Emmett and Taylor equation. Brunier, Emmett and Taylor equation. उसको बोलते हैं Bate equation. Now adsorption method is based upon the adsorption isotherm, formation of monolayer of liquid or gas on a particle, and that is given by Bate equation. Brunauer, Emmett, Taylor equation, Bate equation. Absorption of nitrogen on the particle. तो यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज भी याद रखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 16.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, और यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, एरिया डायमीटर एंड वॉल्यूम डायमीटर इज मेजर. सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन नाइपर में भी आए, जीपेट में भी आए. देन अगेन मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया, पार्टिकल सरफेस एरिया, अनदर मेथड इज देयर, एयर परमेबिलिटी मेथड. सो यू कैन मेजर द in a size range of 1 to 100 micron. Sample is packed into the capillary of sample holder. So here particle volume measurement we have seen the Coulter counter method, adsorption method we have seen air permeability method. So air permeability method and adsorption method यहाँ पे याद रखो, आपका जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या फिर माइक्रोस्कोपिक मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड एंड sieving method, these methods are used for the determination of particle size alone. उसे particle size alone. Coulter counter method, this method is used for the determination of particle size as well as particle volume and particle surface area measurement. So adsorption method is used for the particle surface area measurement and air permeability method is used for the particle surface area measurement. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल साइज मेजरमेंट के लिए कौन से मेथड है, पार्टिकल साइज मेजरमेंट के लिए कौन से मेथड है, पार्टिकल सरफेस एरिया मेजरमेंट के लिए कौन से मेथड है, पार्टिकल वॉल्यूम के लिए कौन से मेथड है, पार्टिकल साइज प्लस पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करने के लिए कौन से मेथड है. तो यहाँ पे कल्टर काउंटर मेथड जो है कंडक्टिविटी मेथड, यहाँ पे पार्टिकल साइज भी मेजर किया जाता है और पार्टिकल वॉल्यूम भी मेजर किया जाता है. एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन एंड एयर परमेबिलिटी मेथड, दैट इज अ मेथड योर पार्टिकल सरफेस एरिया, याद रखो. ओके, नाउ बाय यूजिंग एयर परमेबिलिटी मेथड यू कैन डिटरमाइन द पार्टिकल साइज इन a range of 1 to 100 micrometer. Sample is packed into the capillary sample holder and air is passed. Okay, and resistance to air is a function of particle size. जैसे पार्टिकल आएगा और वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा एयर को पास करने के लिए, दैट इज अ फंक्शन ऑफ पार्टिकल साइज. लार्जर द पार्टिकल, लार्जर द surface area of particle, larger will be the resistance offered by this particle to the air. Air permeability is inversely proportional to the surface area. ये याद रखो. Now we'll see the next, porosity. Porosity means what? Porosity means ratio of white volume to the bulk volume. We have seen that bulk density मतलब true density plus white volume. Okay, mass of powder divided by bulk of volume, that is the bulk density. Light means what? The term light powder means low bulk density and heavy powder means high bulk density. याद रखो इसको, एक क्वेश्चन आया था. True density मतलब क्या? True density मतलब true density volume of material ratio of mass to the true volume. Granular density मतलब क्या? Ratio of mass of granule of powder to the volume of granule of powder. Bulkiness means bulkiness increases with the decrease in the particle size. Again यहाँ पे density बार बार मैंने बोला है, at least 3 times it is repeated because इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगा. True density मतलब क्या? True density measurement के लिए true density is measured by using helium cyclometer for porous solid. Okay, and if it is liquid then liquid displacement method is used for non porous solid. अगर porous solid है उसका true density measure करना है तो helium cyclometer. ओके, cyclometer, helium cyclometer. अगर liquid है, ओके, non porous है तो उसमें liquid displacement method, alcohol and water is used. Now granular density is measured by mercury displacement method. याद रखो ये granular density is measured by mercury displacement. True density
कहाँ से मेजर करेंगे, हीलियम साइकोमीटर। अगर पोरस सॉलिड है तो, अगर नॉन पोरस है तो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। नाउ बल्क डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, बल्क डेंसिटी आप लैब में मेजर कर चुके हो कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, ये देखो ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड है कि 1 ग्राम, जैसे मान लीजिए सैंपल ले लिया आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का 1 ग्राम का, और ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालो उसको, और उसके बाद में उसको टैप करो, टैप द सैंपल फ्रॉम 1 इंच हाइट twice or thrice in 2 minute interval, you will get a bulk density. Okay, now again you can see, I will explain the density again. So density definition, formula, determination. What do you mean by bulk density? Bulk density is denoted by rho b, mass divided by volume. Bulk density is equal to Pb is equal to m divided by Vb, mass divided by bulk volume. So it is determined by psychometer, bulk density after psychometer बोला है. It is a characteristic of powder, okay, and depending on the particle packing, the powder consolidated. Next one is a granule density or granular density, mass divided by granule volume. Granular density is denoted by rho g, mass divided by granule volume. It is measured by mercury displacement method here. And true density is, okay, true density is denoted by rho t, rho subscript t, मास डिवाइडेड बाय ट्रू वॉल्यूम. मेजर करने के लिए है हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड. ओके, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल. ट्रू डेंसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल. नाउ टैप्ड डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय मैकेनिकल टैपिंग यूज्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक. नाउ नेक्स्ट विल सी कार्स इंडेक्स. व्हाट डू मीन बाय कार्स इंडेक्स, टैप डेंसिटी माइनस पोर डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इनटू 100, दैट इज अ कार्स इंडेक्स. Now Car's index and type of flow is very important. again इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. So Car's index जो है उसको क्या बोलते हैं, Car's index is also known as percent compressibility. Okay, and Car's index and type of flow. Now if Car's index is between 5 to 15, that is known as excellent or free flowing. If Car's index is between this 15 to 16, that is known as the powder is known as a good, okay, good flowing. If Car's index of powder is between 18 to 21, that is a fair flow. If Car's index of powder is between 23 to 28, it is a poor or passable flow. Okay, if Car's index is between 28 to 35, then it is a poor flow. Okay, if it is between 35 to 38, it is a very very poor flow, or it is called as a cohesive powder. And if the Car's index of the powder is more than 40, that means it is extremely poor flow. इट इज़ वेरी कोहेसिव पाउडर. तो यहाँ पे याद रखो पॉसिबल क्या है 23 28, एंड गुड क्या है एक्सलेंट, गुड एंड पॉसिबल याद रखो. एंड ये लास्ट वन. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ हाउसनर्स रेशो. हाउसनर्स रेशो इज व्हाट? हाउसनर्स रेशो इज टैप्ड डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी. एंड हाउसनर्स रेशो इज आल्सो अ डिटरमिनेंट फॉर फ्लो ऑफ पाउडर. ओके, नाउ यू कैन से हाउसनर्स रेशो इफ इट इज लेस देन 1.25, then the flow is known as a good flow. So if Hausner's ratio is between 1.25 to 1.5, it is known as a moderate flow. If Hausner's ratio is more than 1.5, then it is known as a poor flow, poor flowing powder. Now angle of repose, we have seen angle of repose, okay, regarding angle of repose. So angle of repose and flow of powder, again very important. If angle of repose of powder is less than 25 degree, okay, then the flow is very excellent flow. एंगल ऑफ रिपोज अगर पाउडर का 25 से कम है तो उसको बोलेंगे एक्सलेंट फ्लो और फ्री फ्लोइंग पाउडर, फ्री फ्लोइंग पाउडर. इफ द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ पाउडर इज बिटवीन 25 to 30, दैट मीन्स गुड फ्लो. इफ एंगल ऑफ रिपोज इज पाउडर ऑफ बिटवीन 30 to 40, then it is a possible type of flow. If angle of repose of powder is more than 40, it is known as a very poor flow. ये याद रखो. अगेन यहाँ पे याद रखो एक बार फिर से. ओके, फ्लो प्रॉपर्टीज, कैसा फ्लो है, कार्स इंडेक्स कितना होने के बाद कितना कैसा फ्लो. सो इफ कार्स इंडेक्स इज अ 5 to 15, between 5 to 15, that is excellent flow. Okay, if कार्स इंडेक्स is between 12 to 16, good flow. If कार्स इंडेक्स is between 18 to 20, fairly or possible. Then if कार्स इंडेक्स is between 23 to 35, poor flow. If कार्स इंडेक्स is between 33 38, very poor flow. And if it is more than 40, it is a very poor flow. हाउसनर्स रेशो का भी वैसा ही है. ये थोड़ा डिटेल में इतना ज़रूरत नहीं है. कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ एंड फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सम फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट, जैसे होता है सेलुटैप होता है. सेलुटैप इज अ
फार्मास्यूटिकल एक्सपेंट यूज इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलोज डेरिवेटिव है, सेलुलोज डेरिवेटिव, ओके। तो उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है 11 स्टार X1500। ये स्टार्च होता है, स्टार्च का मॉडिफाइड स्टार्च होता है, उसका फ्लो प्रॉपर्टीज का कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना है 19, मतलब कार्स इंडेक्स। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कार्स इंडेक्स, परसेंट कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कार्स इंडेक्स। और फ्लो क्या है पासेबल। सेलुलोज का फ्लो का एक्सलेंट होता है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज का कार्स इंडेक्स क्या है 19, पासेबल है। अभी टाल्क जो है, टाल्क का कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स क्या है 49, तो इसका फ्लो क्या है वेरी पुअर फ्लो। सेलुलोज का एक्सलेंट होता है, टाल्क का वेरी पुअर होता है। बाकी बीच में ये सब बाकी सबका इम्पोर्टेंट नहीं है। So this was regarding